प्यारे विद्यार्थियों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने फ्रांस की क्रांति को पूरा देख लिया, इसके कारण को देख लिया, इसकी क्रांति में क्या क्या हुआ इसको देख लिया, कैसे राजा को मारा गया देख लिया, कैसे रेन ऑफ टेरर आता है, कैसे बुलेटिन होते हैं वो, कैसे नई कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, कैसे फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है, मोनार्की सिस्टम वहां से खत्म होता है। अब हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा देखेंगे कि महिलाओं का क्या योगदान इस क्रांति में रहा। तो हमने पूरा देखा है कि फ्रांस और इस खासकर इसका प्रभाव क्या रहा। तो हमने पहले ही पार्ट में डिस्कस किया था कि फ्रांस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस क्रांति का। और जो आइडिया ऑफ फ्रीडम था, इक्वलिटी बिफोर लॉ था, फ्रेटर्निटी था, बोलने की जो हमको वुमेन्स को राइट्स दिए गए अपनी बात रखने के, इस सब ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया था। और न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में इसका असर पड़ता दिख रहा था। अब हम वुमेन का रोल देखेंगे। तो फ्रांस में चूंकि थर्ड स्टेट्स में महिलाएं थी तो सबका हाल खराब था, लेकिन महिलाओं का कंडीशन तो स्पेशली खराब था उस समय। उनके पास ना तो कोई जॉब करने का राइट ही नहीं था, भले उनके पास पैसा हो या पढ़ाई हो, वो जॉब नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। तीसरी बात, आपको याद होगा वो पैसिव सिटीजन में आती है, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकती हैं। और अक्सर इनको स्लेव दास बना लिया जाता था। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की कंडीशन बहुत बुरी थी। लेकिन आप याद रखिए, इसके अलावा फिर भी 1789 में 6000 महिलाओं ने लगभग वर्साई के पैलेस पर अटैक किया था, जब फूड की प्राइसेस बढ़ गई थी और किंग को अपना महल छोड़ना पड़ा था और पेरिस में रहना पड़ा था। तो महिलाएं किसी से पीछे ना थी ना हैं। अभी भी महिलाएं बहुत आगे हैं। अब इन वुमेन्स ने भी डिसाइड किया था कि हमको अपने राइट्स के लिए लड़ना है, क्योंकि मेंस को क्या था, राइट्स मिल गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस करना शुरू किया, अपने आइडियाज को, अपनी बातों को रखना शुरू किया। लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें? तो इन लोगों ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाए, उसको ज्वाइन किया, न्यूज़पेपर में अपनी बातें रखी। 2 क्लब बहुत फेमस थे, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। इन क्लब के थ्रू अपनी बातें रखती थी। तो क्या क्या बदलाव आए? गवर्नमेंट ने अब क्या किया, बाद में ये स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गर्ल्स के लिए कि अब सभी महिलाएं स्कूल जाएंगी। तो ये देखिए कितना पॉजिटिव प्रभाव इस रिवॉल्यूशन का पड़ता है। अब पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकते थे अपने डॉटर को शादी करने के लिए, नहीं तुमको शादी करनी है, तुम बड़ी हो गई हो, वो जब चाहे तब कर सकती हैं। और साथ ही साथ महिलाओं को जॉब की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, ताकि वो बिजनेस भी चाहे तो करें या चाहे जॉब करें। डाइवोर्स को लीगल बना दिया, जो तलाक होता था। और अब वुमेन इसके लिए अप्लाई कर सकती थी, नहीं कि केवल पुरुष ही महिला को जब चाहे तब छोड़ दें। अगर नहीं ठीक लग रहा है तो वो खुद अप्लाई कर सकती थी। फिर भी बहुत सारी चीजें इनके हक में नहीं रही। और सबसे बड़ी बात कि इनको राइट टू वोट अभी भी नहीं मिला। मतलब वुमेन के पास पॉलिटिकल पावर अभी तक नहीं फ्रांस की क्रांति दे पाई थी। पॉलिटिकल क्लब्स को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाने लगा। और जो इनकी पॉलिटिकल, पॉलिटिवल लिख दिया गया, इसको CAL पढ़िएगा, पॉलिटिकल लीडर्स जो इनकी मारी जाने लगी। आप फिगर में देख रहे होंगे ना, ओलंपी डिगोजेस आल्सो के लिए बहुत बड़ी लीडर थी, इनको मारा गया। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहली महिला फ्रांस में थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की थी और उसको डिक्लेयर किया था। तो इस तरीके से इनको उस समय पॉलिटिकल राइट तो नहीं मिला, लेकिन मिलते मिलते मिला तो बहुत देर हो गई। कब? 1946 में अंत में फ्रांस में जाकर के महिलाओं को पॉलिटिकल राइट मिलता है। आप देख सकते हैं कितने दिनों के बाद मिला। फिर भी दोस्तों अच्छी बात है कि लोगों ने अपने अधिकार की लड़ाई की। तो ये वुमेन का रोल हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि स्लेवरी सिस्टम क्या था और उसका एवोल्यूशन इस फ्रांस में उस क्रांति के बाद या उस माहौल में कैसे होता है। तो आप मैप देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का जो एरिया है, जो कैरेबियन कुछ कॉलोनीज हैं, मार्टिनिक है, सैन डोमिंगो है, यहाँ पर टोबैको, कॉफी, शुगर, इंडिगो, नीम की बड़ी सप्लाई होती थी। लेकिन अब यूरोपीय वर्कर इतनी दूर जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे। तो एक सिस्टम बना कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में एक ट्रायंगल सिस्टम बना कि यहाँ से क्या होगा, आएंगे अफ्रीकन को पकड़ के लाओ और यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम से उनको मजदूरी करवाओ और फिर यूरोप में सामान आए जाए। एक ट्रायंगल सिस्टम बन गया। इस तरीके से सामानों का लेन देन वो पूरे जगह
होता रहे। अब इन जो ये स्लेव्स थे, मतलब उनको जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता था, इनको एक शिप में टाइटली भर दिया जाता था और अटलांटिक महासागर के थ्रू इनको यहाँ पर काम करने के लिए भेजा जाता था। अब जब मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी प्रोडक्ट की, तो स्लेव की डिमांड बढ़ने लगी। अब स्लेव से अधिक काम कराना है तो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो भी बढ़ गया। इनको खाने की सुविधा नहीं, रहने की सुविधा नहीं, केवल मारपीट के इनसे काम कराया जाता था। अब एक मूवी है द 12 Years as a Slave, हॉलीवुड की, इसको देख सकते हैं तो स्लेव की कंडीशन समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है कि फिर धीरे धीरे इस स्लेव सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाने लगता है कि ये ठीक चीज नहीं है। तो बहुत ही लंबी बहस होती है। फिर फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, अंत में वो राइट्स ऑफ मैन के तहत इसको जोड़ती है और धीरे धीरे ये जो स्लेवरी सिस्टम था इस पर कुछ अंकुश लगता है। 1794 द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड फ्री ऑल स्लेव्स। 1794 में सभी स्लेव को फ्री कर दिया जाता है। हालांकि जब नेपोलियन बाद में आएगा भी तो उसने फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन 1794 में जो फ्रांस की असेंबली थी उसने तो स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर दिया था। और अगर फाइनली हम बात करें तो फाइनली भी 1848 में फ्रेंच की सभी कॉलोनी से स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। तो ये हमारा रहा स्लेवरी सिस्टम। अब डेली लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ा तो हम पहले ही बात कर चुके हैं भैया कि ढेर सारे चेंजेस देखने को मिले। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब का नए नए लॉ कानून आए लाइट में। इसके अलावा मेंस को राइट मिले, सिटीजन अब उनको नागरिक का दर्जा दिया जाने लगा, अपनी आवाज अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट मिल गया। इसके अलावा रीडिंग मटेरियल, बुक्स, न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, इसको आप लिख सकते थे, छपवा सकते थे, तमाम सारे राइट्स मिले। मतलब एक सोसाइटी में एक आजादी आ गई और एक तरह का बदलाव आया, एक स्वतंत्रता का, समानता का और न्याय का माहौल फ्रांस में बन गया। तो इतना परिणाम रहा। अब ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक कंक्लूजन आपको दे करके जाता है कि जो एक इंस्टेबिलिटी आई थी पॉलिटिकल में, उसमें क्या होता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टा फ्रांस का नया राजा बनता है। नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा। नेपोलियन एक सैनिक था, केवल सैनिक था और अपनी क्षमता से फ्रांस का राजा बनता है। नेपोलियन को एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप का, आधुनिक यूरोप का निर्माता, जैसे उसने बड़ी आधुनिकता लाई। क्यों? क्योंकि उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, आप 10th में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, वेट का, मेजरमेंट का, दशमलव पद्धति वाला, कई नई चीजें इसने इंट्रोड्यूस की। सिविल कोड इसको कहते हैं, आप 10th में देखेंगे। 1804 में सिविल नागरिक संहिता लाया था, तो काफी इसने बदलाव किया था। लेकिन ये फ्रांस की सीमा को बढ़ाना चाहता था, तो इसने खूब सारे अटैक किए। इस नाते ये सुधारक के बजाय एक आक्रमणकारी राजा के रूप में फिर प्रसिद्ध होने लगा। अंत में फिर इसको डिफीट होती है, ये चारों तरफ से घेर लिया जाता है 1815 में वाटरलू के युद्ध में, और इसको वहां पर इसका सब कुछ समाप्त हो जाता है और ये नहीं रहता है। उसके बाद इस तरीके से जो आइडिया देखते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो समाप्त ना होने की बजाय आगे बढ़ता है और यूरोप पर अपना पूरा असर डालता है, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करता है। और इस आइडिया से भारत में टीपू सुल्तान, राजा राममोहन राय जैसे लोग भी प्रभावित होते हैं, और हम देखते हैं कि वही समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का आइडिया आज पूरे विश्व में है और लोगों को नागरिकों को अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसकी देन है। अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब कि कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण फ्रांस की ये क्रांति हुई। तो आपको नोट्स मैंने पहले बता दिया है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ढेर सारे रीजन थे। इसका शॉर्ट में आंसर अच्छे से बना के लिख दीजिएगा। और वाई वाज द बास्टिल प्रिजन स्टॉर्म, बास्टिल पे अटैक क्यों होता है, वाई डिड द प्राइस ऑफ ब्रेड हाई, ब्रेड के प्राइस बढ़ क्यों गए, आप जानते हैं ना क्या हुआ था, अनाज खत्म होने लगा था, खराब होने लगा था, प्रोडक्शन खराब कम हो गया था। वाई डिड द पीपल रिएक्ट सो वायलेंटली, लोग इतने अहिंसक हो गए थे, क्यों अटैक करने लगे थे। अब मैं चाहता हूं इनका आंसर आप बना करके लिखें, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
व्हेन वाज मोनार्की एबॉलिश्ड इन फ्रांस, फ्रांस में मोनार्की कब समाप्त होती है। व्हेन वाज लुई 16 एग्जीक्यूटेड, कब वो मारा जाता है, उसको सजा मिलती है। व्हाट हैपेंड टू मैरी एंटोनिटी, उसके रानी के साथ क्या होता है, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। व्हिच पीरियड वाज टर्म्ड एज रेन ऑफ टेरर, 1732 to 1794, तो इसको आप लिखेंगे अपने होमवर्क की कॉपी में। हाउ डिड रोबेस्पियर गवर्नमेंट पनिश इट्स एनिमीज, रोबेस्पियर मतलब जैकोबिन्स क्लब वाले लोग, जब उनका रूल आया रेन ऑफ टेरर में तो अपने एनिमी को कैसे वो पनिश करते थे। व्हेन डिड वुमेन फाइनली गॉट देयर वोटिंग राइट्स, अपनी वोटिंग राइट्स महिलाएं फाइनली कब पाती हैं। और आप डिस्कस करिए वुमेन की लाइफ जो 30 ईयर की उनकी कैसी थी। इसके अलावा व्हाई डिड वुमेन स्टार्ट पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, क्यों उनको जरूरत पड़ी कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल क्लब को स्टार्ट किया। आप जानते हैं अपने राइट्स को मांगने के लिए, अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आप अपने वर्ड्स में इसको लिखेंगे। व्हाट डिड द कॉलोनीज इन द कैरिबियन सप्लाई, कौन कौन सी चीजें इन कॉलोनीज से सप्लाई होती थी। और ट्रेड, स्लेव ट्रेड किसी इसके बीच हुआ था, तो आप जानते एक ट्राइंगल बन गया था। हाउ, वाई एंड फ्रॉम वेयर वाज द स्लेव बॉट, स्लेव कहाँ से लाए जाते थे, क्यों लाए जाते थे, कैसे शिप से लाए जाते थे, ट्रेड करने के लिए लाए जाते थे। तो आंसर आप लिखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और कि व्हेन डिड द कन्वेंशन लेजिस्लेट टू फ्री ऑल स्लेव, सभी स्लेव को कब फ्री कर दिया गया। और फिर से हु री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, याद है ना, नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दिया था। और व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज। तो इतने क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप बिल्कुल लिख लेंगे क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।